हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिजिक्स क्लास 12th का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग से पूछ रहा है यहाँ पर कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। तो देखिए, जो सारे प्रश्न हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स के ही हैं, जो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड और भी कुछ ऐसे बोर्ड है जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑप्टिक्स के प्रश्न है, ठीक है। इसके प्रकाशिकी चैप्टर से जो है रिलेटेड, उसी चैप्टर से प्रश्न लाया हूं, ठीक है। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न और पूछे जाने की संभावना भी है। तो किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? पहला बोल रहा है ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि समतल दर्पण सीधा होता है, उसमें नहीं होता। इसका क्या होगा? छोटा भी बनाए और आभासी भी बनाए। वो बनाने का काम कौन करता है? वो बनाने का काम करता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, ठीक है। जो छोटा और यह आभासी बना जाता है। आभासी सीधे कहे तो अब क्या कहिएगा? यही कहिएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तन का मान क्या होता है? अब बात करें तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ। अब तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई लैम्डा, जिसको जैसे मान लीजिए आपका अपवर्तक सतह है, ठीक है। अपवर्तन सतह यहाँ पर आपका मालूम है अपन 90 तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। लैम्डा कोई तरंग दैर्घ्य मतलब किस भी लाल रंग, बैगनी, कोई भी तरंग दैर्घ्य, किसका भी तरंग दैर्घ्य आ रहा है। तो बोल रहा है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तन का मान क्या होता है? जैसे याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य के अपोजिट यानी लैम्डा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? म्यू का मान। यानी अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तन का मान घटेगा। अगर अपवर्तन बढ़ेगा, सॉरी अपवर्तन गलती बोल दी, अपवर्तनांक। अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटेगा। अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा। क्यों? इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर? अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न 3 नंबर की तरफ चलते हैं। 3 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अब बात करके प्रकाश जो होती है हवा से किस में प्रवेश करती है? कांच में प्रवेश करती है। तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? मान लीजिए आपका ये हो गया, कोई हवा से आ रहा प्रकाश, ही हवा से कहाँ, ये कांच है, ये नीचे वाला सारा सारा क्या है? कांच। कांच में प्रवेश कर गई। तो प्रवेश कर गई तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि हवा में जो होता है तरंग दैर्घ्य बहुत फास्ट काम करता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य जैसे किसी कांच उच में जाता है, जैसे आप किसी, आपके कांच का कोई घर, कांच का कोई घर बना हो या कांच का कोई चीज से लगा होता है, देखना प्रकाश कोई चीज का लाइट मार के देखना, क्या होगा कि आपको कांच जो दिखेगा ना अजीब तरह से दिखेगा। मतलब कि उसमें तेज प्रकाश नहीं जा पाएगी। उसमें जितना तेजी से लाइट जाना चाहिए उसके उस पार उतनी तेजी से नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ कण तो होंगे, रुकावट पैदा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात होगा कि अगर प्रकाश में हवा से कांच में जब प्रवेश करेगी लाइट, तो उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? उसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य हो जाता है क्या? घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 नंबर आपका बोल रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? अब पूछ रहा है आपसे कि तरंग दैर्घ्य जो सबसे लैम्डा वाला जो बात हो रही है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन करता है? सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम जान लीजिएगा, सबसे ज्यादा लाल का होगा तरंग दैर्घ्य और सबसे कम बैगनी का, ठीक है। एक बेजानिया पिलाना एक सूत्र होता है जो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण 7 रंगों में विभक्त होते हैं, और इस 7 रंगों के विभक्त जैसे ऐसे होता है, एक प्रिज्म होता है, इसमें गुजरते हैं, गुजरने के बाद ऐसे गुजरता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो सबसे नीचे ऊपर लाल, ऐसे ऐसे करके सारे 7 रंग इस पर क्या होते हैं? सेट होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बोल रहा है आपसे कि कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के लिए किस रंग का तरंग अपवर्तनांक अधिक होता है? अब कांच के लिए पूछ रहा है कि किस रंग का तरंग अपवर्तनांक अधिक होगा। अब आपको पता होगा कि कांच में जो था लाल रंग तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा दूर तक ले जाएगा नहीं, यानी हमारी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? बैगनी होगी। क्या होगी? बैगनी होगी। जो हमारे तरंग दैर्घ्य को क्या अपवर्तनांक क्या होगा? यानी अपवर्तनांक अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम। मैंने अभी बताया था आपको कि लैम्डा जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अपवर्तनांक यानी म्यू के, ठीक है। तो अगर हमारा तरंग अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा?
डाउन होगा। तो जब डाउन होगा तो आपको पता होगा, अभी एक प्रश्न इधर लिए थे, अभी फिलहाल में एक प्रश्न अभी लिए थे यहाँ पर, किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो अभी मैंने बताया था बैगनी, यानी ये तरंग दैर्घ्य इसका क्या था, कम था। लेकिन यहाँ पर जब देखें तो कांच के किस रंग का अपर्तनांक ज्यादा है, तो तरंग दैर्घ्य उसमें कम था तो बैगनी आ रहा था, और इसमें अपर्तनांक अधिक है तो अपर्तनांक अधिक होगा, इसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो फिर किसका अपर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, बैंगनी रंग का होगा। किसका होगा, बैंगनी रंग का। इसका अपर्तनांक ज्यादा होगा लेकिन तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। अब बात करें कि प्रिज्म क्या है, मैंने बताया था कि 3 आयताकार सिल्लियों से घिरा हुआ और त्रिभुजाकार, सॉरी 3 त्रिभुजाकार और 2 आयताकार भाग से घिरा होता है। ठीक है, इसमें 5 कुल कितने सतह होते हैं, इसमें कुल 5 सतह होते हैं। ठीक है, 5 सतह से घिरा होता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन होता है, सबसे कम कौन विचलन होता है, सबसे कम कौन विचलित नहीं होता है। आपको पता होगा अगर रास्ते पर चल रहा है कोई किरण तो सबसे ज्यादा डगमगाता कौन नहीं है, तो पता होना चाहिए लाल। क्यों, इसलिए लाल रंग का सिग्नल पर प्रयोग करते हैं क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय करता है। अगर रास्ते में कोई भी आए तो उससे डगमगा कर पीछे नहीं हटता, या छितर नहीं जाता, या फैल नहीं जाता, वो अपना जो रास्ता तय किया रहता है उसी रास्ते पर चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा लाल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ से। 7 हमारा कह रहा है यहाँ पर कि लेंस की क्षमता का मात्रक, ऑलरेडी लेंस की क्षमता का आप सबको पता होगा, क्षमता या शक्ति पावर, उसको किस में मापते हैं, तो ये ऑब्वियसली मालूम है कि डाईऑप्टर होता है। यहाँ पर चंद्र बिंदु मैंने गलती से लिख दिया है, लेकिन डाईऑप्टर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 सेमी, देखिए इसका होता है फॉर्मूला एफ बराबर, सॉरी डी बराबर होता है 1/f। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती यानी उसके उल्टा जो होता है वो डी का वैल्यू होता है। डी यानी डाईऑप्टर, जिसको यानी लेंस की क्षमता कहा जाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मान रखेंगे, जब यहाँ पर हम डी का मान कितना, इतना 10 सेमी फोकस दूरी के, और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि 1/10 बोले तो इकाची में दिया है, इस सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपका किस में मान होता है, मीटर में होता है। जब आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए तो कितना होगा, 10/100 लिखिएगा, नीचे लिखिएगा ना, 1 0 से 1 0 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा 10, जब ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर में 10 यहाँ पर बचेगा, सबसे ऊपर तो 10। लेकिन उत्तल में जो होता है प्लस में होता है, अवतल माइनस में होता है। लेंस में बात कर रहे हैं तो लेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी लेंस आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 10 डाईऑप्टर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है आपसे कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब देखिए आपका आंख अगर साफ सुथरा है और कुछ बीमारी ना हो तो आप नजदीक से नजदीक कितना दूरी की वस्तुओं को आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, 100 सेमी, 50 सेमी, 250 सेमी या 25 सेमी, यानी करीब से करीब कितना नजदीक ला करके किसी किताब या कॉपी को एकदम सही सही अक्षरों से पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेमी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है आपका कि मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, होता है, काल्पनिक सीधा वस्तु। तो ये देखिए ये सीधी सी बात है, याद रखिएगा कि हमारा जो आंख होता है ना, आंख पर जो लेंस लगा होता है वह उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब जब आपको पता ही होगा कि उत्तल लेंस में उत्तल लेंस लगा होता है तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये तो ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या होता है, ये उल्टा ही बनता है। ठीक है, उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, अवास्तविक बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक और ही उल्टा, वो कभी सीधा नहीं बनाता है, वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए और डेली अपडेट आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। और ये इसका हम सेकंड पार्ट बनाए हैं और जाकर आप प्ले लिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जय हिंद।